बेरी के दरख्त से बेहद खून निकल रहा था, जिसे देखते ही सब के सब हैरान हो गए। जबकि इस दौरान शाकर टस से मस नहीं हुआ और अपने अमल में मसरूफ रहा। इस खून को देखते ही बब्बी ने कहा, पहलवान जी ये क्या चक्कर है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ गाय ज़िबा कर दी है। और जब प्लम्बर का काम खत्म होने वाला था कि फिर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी, तो रफीक ने दरवाजे पर जाकर देखा तो बाहर बब्बी का ट्रक खड़ा था, जिसके साथ बब्बी, शाकर और 4-5 मजदूर तरह के कुछ लोग खड़े हुए थे, जिनके हाथों में कुल्हाड़े और दरख्त काटने के आलात वगैरह पकड़े हुए थे। इन्हें देखते ही फीका पहलवान ने इनसे सलाम दुआ की और इन्हें घर के अंदर ले आया। इस दौरान प्लम्बर तकरीबन अपना काम मुकम्मल कर चुका था और वो भी रफीक के पास आकर खड़ा हो गया। इस दौरान पहलवान शाकर को गुज़श्ता रात होने वाले वाक़यात बता रहा था और साथ में प्लम्बर के साथ जो कुछ हुआ वो भी बता रहा था। पहलवान की तमाम बातें सुनने के बाद शाकर ने कहा, पहलवान सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तुम ये बताओ, तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम हो गया है? ये सुनते ही रफीक ने कहा, जी जी शाकर बाबा, पैसे मेरे पास ही हैं, आप अपना काम शुरू करें। ये सुनकर शाकर ने कहा, तो ठीक है, अब वक्त आ गया है कि मैं इन तमाम गुस्सीली चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। ये कहते हुए शाकर ने अपने साथ आए एक मजदूर से कहा, वो बोरी यहाँ लेकर आओ जो मैंने तुम्हें पकड़ाई थी। तो मजदूर जल्दी से एक बोरी उठाकर शाकर के पास लाया, जो कि शायद रेत या मिट्टी से बड़ी हुई लग रही थी। उसे देखते ही रफीक ने कहा, शाकर बाबा ये बोरी में क्या है? शाकर बाबा ने कहा, ये कब्रिस्तान की मिट्टी है। ये कहते हुए शाकर बाबा ने उस बोरी पर कुछ पढ़कर फूंका और फिर बोरी से कब्रिस्तान की थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर उन सब दरख्तों के गिर्द मिट्टी के दायरे बना दिए और फिर अपने बैग से कोई काले रंग की शीशे की बोतल निकाली, जिसमें काले रंग का पानी था। वो पानी शाकर बाबा ने सब दरख्तों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया। फिर शाकर बाबा ने मजदूरों से कहा, जैसे ही मैं अमल शुरू करूँगा, तुम लोग सारे दरख्तों को काट कर इनके पुर्जे पुर्जे कर देना। ये कहने के बाद शाकर बाबा ने रफीक से कहा, मेरे बैग में सफ़ेद रंग की चादर है, वो लाकर यहाँ एक तरफ ज़मीन पर बिछा दो। रफीक ने जल्दी से वो सफ़ेद चादर लाकर एक साइड पर बिछा दी। फिर शाकर बाबा ने उस चादर पर बैठकर अपने दूसरे बैग से कुछ अजीब सा सामान वगैरह निकाला, जिसमें एक मिट्टी का बर्तन और कुछ जानवरों की हड्डियाँ और संदूर की डिबिया और कुछ तावीज़ वगैरह निकाल कर उस मिट्टी के बर्तन में डाल दिए। और फिर मजदूर से कहने लगा, अब मैं अपना अमल शुरू करने लगा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो, तुम लोग अपना काम मत रोकना। बस जल्दी से जल्दी दरख्तों को काट देना, वरना तुम में से किसी को भी एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। फिर रफीक की तरफ देखते हुए बोला, पहलवान अब तुम अपने लोगों को लेकर एक साइड पर चले जाओ और तुम में से कोई भी इस चादर के पास नहीं आना चाहिए। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी इस चादर के पास मत आए। ये कहने के बाद शाकर बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पढ़ने लगा। उसी वक्त मजदूरों ने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक एक मजदूर ने चिल्लाकर कहा, अरे ये क्या है? उसी वक्त सब लोगों ने उस मजदूर की तरफ देखा तो वो हाथ में कुल्हाड़ा पकड़कर बेड़ी के दरख्त को देखते हुए आस्ता आस्ता उससे पीछे हट रहा था। जब पहलवान और बाकी लोगों ने उसके पास जाकर देखा तो बेरी के दरख्त से बेहद खून निकल रहा था, जिसे देखते ही सब के सब हैरान हो गए। जबकि इस दौरान शाकर टस से मस नहीं हुआ और अपने अमल में मसरूफ रहा। इस खून को देखते ही बब्बी ने कहा, पहलवान जी ये क्या चक्कर है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ गाय ज़िबा कर दी है। देखो कितना खून निकल रहा है। ये सुनकर रफीक ने कहा, हाँ बब्बी भाई, ये तो बहुत ही अजीब बात है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही ये सब क्या है। इस दौरान प्लम्बर भी इस खून को देखते हुए बोला, ये खून तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा
और काला लग रहा है। इतने में एक मजदूर ने रफीक से कहा, जनाब आप लोग यहाँ से पीछे हट जाएं, हमें अपना काम करने दें, वरना बाबा हमें पैसे नहीं देगा। ये कहने के बाद उस मजदूर से कहा, अरे तुम रुक क्यों गए हो, काटो जल्दी से, कोई भी अपना काम नहीं छोड़ेगा। ये खून पर तवज्जो नहीं दो, बस जल्दी से इन दरख्तों को काट कर अपना काम पूरा करो। ये सुनते ही रफीक, बब्बी और प्लम्बर वापस वहां से पीछे हटकर खड़े हो गए। मजदूर अपना काम करने लगे। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक एक मजदूर के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर पास में काम करते हुए दूसरे मजदूर की कमर में जा लगी, जिससे वो जख्मी होकर गिर पड़ा। वो चिल्लाते हुए बुरी तरह तड़पने लगा। इसी वक्त रफीक और बाकी सब लोगों ने जाकर उस मजदूर को उठाया तो देखा कि उसकी कमर पर बहुत बड़ा और गहरा कट लग गया था, जिससे बहुत खून बह रहा था। रफीक ने जल्दी से एक कपड़ा पकड़कर उस मजदूर की कमर पर बांधा और उसे बाकी लोगों की मदद से उठाकर एक चारपाई पर लटाया। जबकि उस दौरान शाकर के सर से जूं नहीं रेंगी। वो वैसे ही आंखें बंद करके अपने अमल में मसरूफ रहा। इतने में रफीक ने बब्बी से कहा, यार जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, वरना इसका जितना खून बह रहा है कहीं ये मर ना जाए। ये सुनकर बब्बी ने कहा, जी पहलवान भाई, इसे जल्दी से मेरे ट्रक में डालो। ये सुनते ही सब लोगों ने जख्मी मजदूर को उठाकर बब्बी के ट्रक में डाला और फिर रफीक ने प्लम्बर की तरफ देखते हुए कहा, यार तुम जरा घर में ही रहना, हम इसे हॉस्पिटल छोड़कर आते हैं। ये सुनकर प्लम्बर ने हाँ में सर हिलाया। फिर रफीक बब्बी के साथ मजदूर को हॉस्पिटल ले गया। उनके जाते ही प्लम्बर बाकी मजदूरों के साथ वापस घर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही एक मजदूर ने कुल्हाड़ी वाले मजदूर से कहा, यार रोशन, तूने ऐसे कैसे कुल्हाड़ी छोड़ दी थी जो साबर की कमर छलनी हो गई? रोशन ने कहा, यार नहीं, मैंने ये जानकर नहीं किया, मैंने तो मजबूती से कुल्हाड़ी पकड़ी थी, पर पता नहीं अचानक वो मेरे हाथ से कैसे छूट गई। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ था किसी ने वो कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छीनी हो। इतने में एक मजदूर शौकी, जो इन मजदूरों का इंचार्ज था, उसने कहा, यार जो हुआ सो हुआ, वो एक हादसा था, लेकिन देखो शाकर बाबा अभी तक अपने अमल में मसरूफ है। इसका मतलब हमें जल्दी से काम मुकम्मल कर लेना चाहिए, वरना शाकर हमें पैसे नहीं देगा। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ये सुनकर एक मजदूर, जिसका नाम जूरा था, उसने कहा, शौकी भाई, मुझे तो लगता है यहाँ जिन विन का कोई चक्कर है। पहले दरख्त से खून निकला और अब हमारा एक बंदा जख्मी हो गया। ये सुनते ही शौकी ने कहा, यार जूरे, तुम ये क्या फजूल की बातें कर रहे हो, चलो जल्दी से काम करो। ये कहते हुए शौकी ने एक तेजदार आले वाली मशीन को स्टार्ट किया और उस खून वाले दरख्त के पास जाकर उसे तेजदार आले से काटने लगा, जबकि बाकी मजदूर भी अपने अपने आलात के साथ दरख्तों को काटने लगे। इतने में नाइम साथ वाले एक टाली के दरख्त पर चढ़ा और उसकी शाखें काटने लगा, जबकि इस दौरान जूरा और रोशन जामन का दरख्त काटने में मसरूफ थे। इतने में बेरी वाले दरख्त की तरफ से एक जोरदार दमक की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही सब ने उस तरफ देखा तो शौकी ने बेरी का दरख्त काट दिया था। लेकिन शौकी पूरी तरह खून से लथपथ खड़ा उसे देख रहा था। अभी सब लोग उसे देख ही रहे थे कि अचानक नाइम की चीख की आवाज़ आई और वो ऊपर से नीचे आकर गिरा, जिससे उसकी टांग टूट गई और वो बुरी तरह चिल्लाने लगा, हाय मेरी टांग, हाय मेरी टांग। उसे देखते ही बाकी लोग जल्दी से उसके पास गए और उसे उठाकर चारपाई में लटा दिया। इतने में शाकर ने अपनी आंखें खोली और शौकी की तरफ देखते हुए बोला, तुम अब इस कटे दरख्त के पास मत जाना। ये सुनते ही शौकी ने कहा, ठीक है बाबा, पर यह नाइम की टांग टूट गई है, इसे भी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। इससे पहले साबर हॉस्पिटल जा चुका है। ये सुनकर शाकर बाबा ने कहा, पता है मुझे, लेकिन अब इस काम को अभी पूरा करना होगा, वरना हम में से कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं जा सकेगा। शाकर बाबा की ये बात सुनते ही प्लम्बर समेत सब लोग हैरानी से शाकर बाबा की तरफ देखने लगे।
शाकर बाबा ने कहा, वो चीज़ मेरी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर निकली, जो वो दिन की रोशनी में भी इतना असर दिखा रही है। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी ये अमल पूरा करना होगा। इसलिए इसे छोड़ो और बाकी दरख्तों को भी मशीन से काट डालो। इतने में रोशन ने कहा, पर शाकर बाबा, नईम को हॉस्पिटल लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। इसकी टांग नीली हो रही है। ये सुनते ही शाकर बाबा ने कहा, बकवास बंद करो बेवकूफ़। उसे किसने कहा था कि उसकी आंखों में देखे? इसी ने उसको फेंका है। ये सुनते ही सब लोग एक बार फिर से हैरानी से शाकर बाबा की तरफ देखने लगे। इतने में रोशन ने कहा, लेकिन बाबा ये तो ऊपर अपना काम कर रहा था। शाकर ने कहा, अच्छा तो इससे ही पूछ लो, इसने क्या देखा था? ये सुनते ही सब लोग नईम की तरफ देखने लगे, जबकि उस दौरान नईम दर्द की वजह से आंखें बंद करके तड़प रहा था। ये देखते हुए शौकी ने नईम से कहा, नईम हमें बताओ ये सब क्या चक्कर है, ये कैसे हुआ? नईम ने दर्द से जूझते हुए कहा, इस दरख्त पर कोई अजीब सी औरत है, उसने मुझे धक्का मारा था। ये सुनते ही प्लम्बर और तीनों मजदूर उस टाली के दरख्त की तरफ देखने लगे। इतने में जूरे ने कहा, शौकी भाई, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था यहाँ कोई जिन विन का चक्कर है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब मुझे तो यहाँ एक पल भी काम नहीं करना। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते हुए जूरे ने अपना सामान पकड़ा और वहाँ से बाहर जाने लगा। उसे जाते देखकर शाकर बाबा ने कहा, तुम यहाँ से जा तो रहे हो, लेकिन तुम नुकसान उठाओगे। अभी भी वक्त है, रुक जाओ और काम मुकम्मल कर लो। ये सुनकर शौकी ने कहा, शाकर बाबा, मेरे ख्याल से अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि चूरा सही कह रहा है। आपने हमसे कहा था कि आपने एक अमल करना है, उसके लिए कुछ दरख्त काट कर वहाँ जगह खाली करनी है। इसलिए हम लोग आपके साथ आए थे, लेकिन आपने हमें ये क्यों नहीं बताया था कि यहाँ कोई शैतानी चीज़ें भी हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। शाकर ने कहा, जो भी है, तुम लोग मेरे साथ पैसों के लिए आए थे, इसीलिए अब अपना काम पूरा करो और अपने पैसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। 3 दरख्त तुमने काट दिए हैं, अब सिर्फ 2 बाकी हैं और तुम लोग नहरे कर रहे हो। शौकी ने कहा, नहरे की बात नहीं है शाकर बाबा, हमारे लोग यहाँ जख्मी हो रहे हैं और ये देखो क्या है, एक दरख्त काटा है, लेकिन मेरा सारा जिस्म इस तरह खून से लथपथ हो गया जैसे मैं कोई कसाई का काम करके हटा हूँ। शाकर बाबा, हमारा कुछ तो ख्याल कर लें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दरख्त काटेंगे तो वो शैतानी हमें नुकसान पहुँचाएंगे, और अगर हम बिना दरख्त काटे यहाँ से जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। ये आपने हमें यहाँ किस मुसीबत में डाल दिया है शाकर बाबा। ये सुनते ही शाकर बाबा ने कहा, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? अब हम इस काम को बीच में नहीं छोड़ सकते। बाकी 2 दरख्त ना काटे तो वो जो बेरी के कटे हुए दरख्त के पास खड़ी है, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही सब लोगों ने बेरी वाले दरख्त की तरफ देखा तो उन्हें वहाँ कुछ नजर नहीं आया। तो रोशन ने कहा, शाकर बाबा, वहाँ तो कोई नहीं है, आप हमें डराने की कोशिश मत करें, हम पहले से ही बहुत डरे हुए हैं। ये सुनते ही शाकर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, वहाँ जो मशीन पड़ी है तुम वो ला कर मुझे दो, मैं ये काम खुद ही कर लेता हूँ, फिर तुम लोग यहाँ से चले जाना। ये सुनकर रोशन आस्ता आस्ता से उस बेरी के कटे हुए दरख्त की तरफ बढ़ते हुए बार बार मुड़कर शाकर बाबा की तरफ देख रहा था। दरख्त के पास पहुंचकर जैसे ही मशीन को उठाने लगा तो अचानक रोशन अपनी गर्दन को दोनों हाथों से पकड़कर अजीब तरीके से तड़पने लगा। उसके कदम जमीन से ऊपर उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया है। रोशन की आवाज नहीं निकल रही थी। ये देखकर शाकर बाबा के अलावा सभी लोग डर से कांपने लगे, जबकि इस दौरान शाकर बाबा अपनी मुट्ठी में कब्रिस्तान की मट्टी पकड़कर कुछ पढ़ते हुए रोशन की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही शाकर रोशन के पास पहुंचा तो उसने रोशन के ऊपर वो मट्टी फेंक दी।
उसी वक्त एक अजीब सी चीख की आवाज़ सुनाई दी और रोशन ज़मीन पर गिर गया। फिर शाकर ने रोशन को पकड़कर उठाया और उसे सहारा देकर वहां से शौकी के पास ले आया। रोशन की सांस फूल रही थी और वो बुरी तरह से कांप रहा था। इसके रोंगटे खड़े हुए थे। इसकी ये हालत देखकर प्लम्बर ने जल्दी से उसे पानी पिलाया। रोशन पानी पीने के बाद तेजी से लंबे लंबे सांस ले रहा था, जबकि उस दौरान प्लम्बर समेत सब लोग रोशन की तरफ हैरत अंगेज नजरों से देख रहे थे। इतने में शाकर बाबा ने रोशन की तरफ देखते हुए कहा, क्यों वो वहां थी ना? रोशन ने हाँफते हुए शाकर बाबा की तरफ देखते हुए बिना बोले 2-3 बार हाँ में सर हिला दिया। इस दौरान शौकी और जुरा रोशन के कांधों को दबा रहे थे। इतने में प्लम्बर ने नईम की तरफ देखते हुए कहा, अरे इसे क्या हुआ? ये तो सो गया है। शाकर बाबा ने कहा, ये सोया नहीं, बेहोश हो गया है। हम इसे यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि इन दरख्तों के कट जाने के बाद हम सब इस चीज़ के जानी दुश्मन बन चुके हैं और अब तक मेरे अमल की वजह से वो हम पर ज़्यादा हमला नहीं कर रही, क्योंकि उस जगह पर मेरा अमल उसको रोक रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाएंगे, अमल का असर ख़त्म हो जाएगा और वो हम पर हमला आवर हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त वो पूरी तरह से वसीले अंदाज में हम पर हमला करने की सोच रही है। लेकिन दिन की रोशनी हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही है, इसलिए शाम से पहले हमें इस अमल को मुकम्मल करके इस चीज़ को यहाँ से भगा देना है। शौकी, चलो जल्दी से मशीन स्टार्ट करो और ये बाकी 2 दरख्त भी काट डालो। ये सुनकर शौकी ने डरते हुए कहा, लेकिन शाकर बाबा वो। ये सुनते ही शाकर ने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम जल्दी से दरख्त काटो। ये सुनते ही शौकी ने जल्दी से मशीन स्टार्ट की और दरख्त को काटते हुए बार बार अपने दाएं हाथ देख रहा था। अरे डरो मत, जल्दी से इसे काटो। ये सुनते ही शौकी ने हाँ में सर हिलाया और दरख्त काट दिया। इसके बाद आखिरी दरख्त भी शौकी ने काट दिया। फिर शाकर बाबा ने कटे हुए दरख्तों की जगह पर काली सी बोतल वाला पानी छिड़क दिया। उसके बाद शौकी, रोशन और जूरे ने सारे दरख्तों के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। इसी दौरान रफीक और बब्बी भी वापस आ गए। रफीक ने नईम की तरफ देखते हुए कहा, अरे इसे क्या हो गया? तो प्लम्बर ने रफीक को वो सब कुछ बताया जो रफीक के जाने के बाद हुआ। तो रफीक ने बब्बी से कहा, यार इसे भी हॉस्पिटल छोड़कर आना पड़ेगा। बब्बी ने कहा, पहलवान पहले शाकर बाबा से पूछ लो, ये ना हो कि कहीं हम इसे बाहर लेकर जाएं तो हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं। यह सुनते ही रफीक ने शाकर बाबा से नईम को हॉस्पिटल ले जाने के बारे में पूछा। तो शाकर बाबा ने कहा, हाँ अब तुम इसको ले जा सकते हो, खतरा टल गया है, अब वो चीज़ यहाँ से भाग गई है। ये सुनते ही रफीक ने नईम को बब्बी के ट्रक में डाला। तो शाकर बाबा ने रफीक से कहा, पहलवान अब तुम यहीं रुको, रोशन बब्बी के साथ नईम को ले जाएगा। ये सुनकर रफीक ने कहा, जी ठीक है। शाकर ने बब्बी से कहा, हॉस्पिटल से वापसी पर 2-3 ट्रक और कुछ मजदूर मजीद लेकर आए ताकि इन कटे हुए दरख्तों को ठिकाने लगाया जा सके। ये सुनते ही बब्बी ने हाँ में सर हिलाया। फिर रोशन बब्बी के साथ नईम को हॉस्पिटल ले गया। फिर शाकर ने रफीक से कहा, पहलवान अब मैंने उसे भगा दिया है, लेकिन एक बार मैं रात में यहाँ आकर इस सारी जगह पर मजीद अमल करूँगा ताकि वो चीज़ कभी दोबारा यहाँ ना आ सके। ये सुनकर रफीक ने कहा, शाकर बाबा तो क्या अब वो दोबारा भी यहाँ आ सकती है? शाकर बाबा ने कहा, हाँ वो एक बार रात में यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाएगी, लेकिन यहाँ फिर से बसेरा नहीं कर सकेगी। ये कहकर शाकर जूरे और शौकी के पास जाकर खड़ा हो गया और रफीक प्लम्बर के साथ बातें करने लगा। दिन ढल रहा था कि बब्बी कुछ ट्रक और कुछ मजदूर के साथ रफीक के घर आया और सब ने मिलकर इन कटे हुए दरख्तों के टुकड़ों को ट्रकों में लोड किया। फिर शाकर बाबा ने कहा, इन लकड़ियों को बेच डालो
और जो पैसे बनेंगे इसे सब आपस में बांट लेना। ये कहते हुए शाकर बाबा ने मजीद कुछ पैसे सब लोगों को दिए जो भी काम करने आए थे। और फिर जब सब वहाँ से चले गए तो शाकर बाबा ने रफ़ीक से कहा, जनाब अब आप मुझे 70,011 रुपये दे दो। अब मैं रात में आखिरी अमल करूँगा। इसके बाद आप इस जगह को जैसे चाहो बेच देना। ये सुनते ही रफ़ीक ने 70,011 रुपये शाकर बाबा को दे दिए। तो शाकर बाबा ने कहा अब मुझे आपने 20,000 मज़ीद अदा करने हैं। ये सुनते ही रफ़ीक ने हैरानी से शाकर बाबा की तरफ देखते हुए कहा, पर बाबा आपने तो 70,011 रुपये की बात की थी, अब ये 20,000 क्यों मांग रहे हो? शाकर बाबा ने कहा, पहलवान तुम मुझे इतने बेवकूफ़ लगते नहीं हो जितना तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें नज़र नहीं आया ट्रक वालों और मज़दूरों को 20,000 मैंने अपनी जेब से अदा किए थे, वो कौन देगा? ये सुनते ही प्लम्बर जो पहलवान के साथ खड़ा था उसने कहा, शाकर बाबा वो तुम्हारे लोग थे तो उन्हें पैसे तुमने ही अदा करने थे ना, तो इसमें पहलवान मज़ीद पैसे क्यों देगा? ये सुनते ही शाकर ने कहा, अरे तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तुम्हें कल भी समझाया था इन कामों में पैसे लगते हैं, मुफ्त में नहीं होते। अगर पहलवान मुझे 20,000 मज़ीद नहीं देगा तो मैं बाकी का अमल नहीं करूँगा। ये सुनते ही रफ़ीक ने कहा, अरे शाकर बाबा आप नाराज़ मत हो, मैं आपको 20,000 और दे दूँगा जब आप रात में आएंगे। ये सुनकर शाकर ने कहा, ठीक है, दिन का अमल मुकम्मल हुआ, अब मैं रात में आऊँगा और इस चीज़ को यहाँ से हमेशा के लिए बगा डालूँगा। ये कहकर शाकर बाबा ने अपना सामान उठाया और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही प्लम्बर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, लालची कहीं का, अपने इल्म को बेचता है। ये माना कि इसके पास इल्म है लेकिन इसके दिल में लालच है। ऐसे लोग हमेशा कभी खुश नहीं रहते। ये सुनकर पहलवान ने कहा, अरे छोड़ो उसे, देखो इतना बड़ा काम कर दिया है उसने, और मैंने अपने बेटे तारक से कह दिया है कि वो अपने बॉस से बोले कि ये जगह हम बेच रहे हैं तो वो ख़रीद लेगा, क्योंकि उन्हें एक कारखाना बनाना है। ये सुनकर प्लम्बर ने कहा, चलें ठीक है पहलवान जी, आप ये देख लें, मैंने भी अपना काम पूरा कर दिया है। जो भी चेक करना है आप कर लें, क्योंकि अभी तो मैं यहीं हूँ, रात को मैं कुछ ठीक करने नहीं आऊँगा। आपको तो पता है मेरी हालत ख़राब हो जाती है, और आज तो दिन में भी ये सब देखकर डर लग रहा था। वो तो आपने बोला तो मैं यहाँ रुक गया था, वरना मैं तो उसी वक्त भाग जाता जब किसी चीज़ ने उस मज़दूर को गले से पकड़ लिया था। रफ़ीक ने कहा, हाँ अच्छा ही हुआ जो मैं यहाँ नहीं था, वरना मेरी हालत भी ख़राब हो जाती। अभी पहलवान प्लम्बर से बात कर ही रहा था कि इतने में मुमताज़ बीबी ने पहलवान को खाने के लिए दूर से आवाज़ दी। तो पहलवान ने प्लम्बर से कहा, चलो यार आप खाना खाते हैं। प्लम्बर ने कहा, बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे घर जाना है, कुछ और काम भी करने हैं। तो पहलवान ने उसे मज़ीद कुछ पैसे दिए जो प्लम्बर ने नहीं लिए और चला गया, और पहलवान खाना खाने के लिए चला गया। फिर पहलवान ने मुमताज़ बीबी को वो सब कुछ बताया जो जो शाकर बाबा ने कहा और किया, जिसे सुनकर मुमताज़ ने कहा, अल्लाह बाहर इतना कुछ हो रहा था और हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि जब मैं बाहर निकली तो मैंने एक झलक देखा था, कुछ लोग गेट के पास दरख्तों को काटने में लगे हुए थे, लेकिन आप वहाँ मौजूद नहीं थे, इसीलिए मैं और सोनिया दोबारा कमरे से बाहर नहीं निकले। ये तो अच्छा है कि मैंने खाना सुबह ही बना लिया था। रफ़ीक ने कहा, सोनिया कहाँ है, उसने खाना खा लिया क्या? मुमताज़ ने कहा, हाँ हमने तो कब से खाना खा लिया था, और सोनिया को शायद मैंने बाथरूम जाते हुए देखा है। रफ़ीक ने कहा, अच्छा वो पानी वगैरह तो ठीक से आ रहा है ना अब? मुमताज़ ने कहा, अभी चेक नहीं किया, मेरे ख्याल में नलका तो लग गया है किचन में, अभी देख लेती हूँ, आप आराम से खाना खा लीजिए। ये कहते हुए मुमताज़ बाहर किचन में चली गई, और कुछ ही देर में अचानक मुमताज़ के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही पहलवान फ़ौरन खाना छोड़कर बाहर किचन की तरफ भागा। और जैसे ही पहलवान किचन में पहुंचा तो उसने देखा कि मुमताज़ डरती हुई हालत में एक साइड पर खड़ी नलके को देख रही थी, और नलके से पानी बह रहा था।
تو رفیق نے ممتاز سے کہا کیا ہوا, سب ٹھیک تو ہے؟ ممتاز نے رفیق کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ویسے ہی ساکت حالت میں کھڑی رہی۔ یہ دیکھتے ہوئے پہلوان نے ممتاز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلاتے ہوئے کہا کیا ہوا؟ اسی وقت ممتاز نے چونکتے ہوئے رفیق کی طرف پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نلکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ خون وہ نلکے میں خون۔ یہ سن کر پہلوان نے حیرانی سے پہلے ممتاز کی طرف دیکھا اور پھر نلکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا خون؟ کیسا خون؟ یہ کہتے ہوئے پہلوان نلکے کے پاس گیا، ممتاز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہاں ہے خون؟ ممتاز نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا وہ ابھی نلکے سے خون نکل رہا تھا۔ یہ سن کر پہلوان نے کہا ارے یہ تو پانی ہے، دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے پہلوان نے نلکے سے بہتے ہوئے پانی کے نیچے ہاتھ رکھ کر ممتاز سے کہا آؤ یہاں دیکھو، یہ پانی ہے۔ یہ دیکھ کر ممتاز آہستہ آہستہ سے پہلوان کی طرف گئی اور پانی کو دیکھ کر بولی یہ پانی ہے، لیکن ابھی تو اس میں سے گاڑھے رنگ کا کالا سا خون نکل رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ابھی اس نلکے سے خون نکل رہا تھا۔ یہ سن کر پہلوان نے کہا ارے وہ تمہارا وہم ہوگا، دراصل مجھے لگتا ہے یہ غلطی میری ہی ہے، مجھے تمہیں وہ سب کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا جو کچھ آج ہوا۔ یہ انہی باتوں کا اثر ہے کہ تمہیں وہم ہو گیا ہے اور تم ڈر گئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اچانک پہلوان نے باتھ روم کی طرف دیکھا تو سونیا واش روم سے نکل کر پہلوان اور ممتاز کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی پہلوان نے کہا ارے اس لڑکی کو میں نے کتنی بار بولا ہے کہ ننگے سر کھلے آسمان تلے مت نکلا کرو، لیکن یہ سنتی ہی نہیں۔ اوپر سے شام ہو رہی ہے، پتہ نہیں کب اسے عقل آئے گی۔ یہ کہنے کے بعد پھر پہلوان نے ممتاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیکھو سونیا آ رہی ہے اور جو کچھ بھی ہوا اسے کچھ مت بتانا، ورنہ وہ بھی ایسے ہی ڈرتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ یہ سن کر ممتاز نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ رفیق نے کہا ویسے بھی بس وہ تمہارا وہم ہی تھا اور کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اچانک رفیق نے سونیا کی طرف دیکھا تو سونیا رفیق اور ممتاز کے پاس آتی ہوئی اچانک کٹے ہوئے درختوں کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر رفیق نے اسے دور سے آواز دیتے ہوئے کہا ارے وہاں کیوں جا رہی ہو سونیا؟ لیکن سونیا نے رفیق کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اسی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر رفیق نے کہا ارے یہ لڑکی بھی نہ۔ یہ کہتے ہوئے رفیق سونیا کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے سونیا کی آواز آئی جی ابو۔ یہ سنتے ہی رفیق اور ممتاز نے پلٹ کر دیکھا تو دونوں کے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ سونیا اپنے کمرے کے باہر کھڑی رفیق اور ممتاز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس دوران رفیق اور ممتاز حیرانی سے سونیا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر اسی وقت ممتاز اور رفیق نے دوبارہ درختوں والی جگہ پر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ممتاز اور رفیق نے ایک دوسرے کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھا، پھر سونیا کی طرف دیکھنے لگے تو سونیا نے مسکراتے ہوئے کہا ارے آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ رفیق نے کہا بیٹی کیا تم ابھی باتھ روم گئی تھی؟ سونیا نے کہا نہیں ابو، میں تو سو رہی تھی، وہ تو اچانک آپ لوگوں کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھلی تو میں باہر آئی ہوں، لیکن ہوا کیا ہے؟ یہ سن کر رفیق نے ممتاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم نے تو کہا تھا کہ سونیا باتھ روم گئی ہے۔ ممتاز نے کہا ہاں جب میں کچن سے برتن لینے گئی تھی تو میں نے اسے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر سونیا نے کہا پر امی میں تو سو رہی تھی، باتھ روم تو گئی ہی نہیں، لیکن آپ لوگ مجھے بتا کیوں نہیں رہے آخر ہوا کیا ہے؟ یہ سن کر رفیق نے بات کو گول کرتے ہوئے کہا ارے نہیں بیٹی کچھ نہیں ہوا، وہ بس تمہاری امی کو تھوڑا وہم ہو گیا تھا کہ اس نے تمہیں باتھ روم جاتے ہوئے دیکھا ہے، بس اور کچھ نہیں ہوا۔ سونیا نے کہا ابو جیسے آپ نے مجھے آواز دی تھی میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک سونیا نے کٹے ہوئے درختوں کی جگہ کو دیکھ کر بولی ویسے ابو دیکھو ان درختوں کے بغیر ہمارا صحن کتنا حالی لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے گھر میں کوئی کھیل کا میدان بن گیا ہے۔ اتنے میں ممتاز نے کہا اچھا آپ چھوڑو یہ سب باتیں، اندر چلو مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ممتاز اور باقی لوگ کمرے میں چلے گئے۔ سونیا واپس اپنے کمرے میں چلی گئی
और पहलवान खाने के सामने बैठकर किसी सोच में पड़ गया। ये देखकर मुमताज़ ने कहा, अब आपको क्या हो गया है, खाना क्यों नहीं खा रहे? रफ़ीक ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ अगर वो सोनिया नहीं तो फिर कौन थी और अचानक कहाँ चली गई, जबकि हम दोनों ने उसे अपनी आंखों से देखा था।